वक्त है सन 1973 का और हमें यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के हेड बिल को दिखाया जाता है, जो सीनेटर से मिलने जाता है। बिल सीनेटर को एक आइलैंड की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये आइलैंड साउथ पैसिफिक की एक गुमनाम आइलैंड है जो दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं है। इसका जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में ही होता आया है। इस आइलैंड का नाम है स्कल आइलैंड, एक ऐसी जगह जिसे भगवान ने अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से गुजरने वाले प्लेन और शिप का नामो निशान मिट जाता है। ये सुनकर सीनेटर कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई जगह? इस पर बिल कहता है, नहीं, उससे भी खतरनाक। 1954 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो कोई टेस्ट नहीं था, वो किसी को मारना चाहते थे। मेरा मानना है कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो हमारी सोच से परे है, जहां आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। पर इतना कुछ सुनने के बाद भी सीनेटर बिल के इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो कहता है, ये तो बच्चों की कहानियां लगती है। दरअसल बिल को उस आइलैंड पर जाने के लिए फंड की जरूरत है, इसलिए इस सीनेटर का कन्वेंस होना बहुत जरूरी है। तभी बिल का असिस्टेंट कहता है, सर, हमें वहाँ बहुत तरह की चीजें मिल सकती है, जैसे कीमती धातुएं, दवाइयाँ, कैंसर का इलाज या फिर पेट्रोल का कोई तोड़, यानी कि कोई नई ईंधन। पर परेशानी की बात ये है कि कल वहाँ से एक रशियन सैटेलाइट गुजरेगा और आज जो तस्वीर हमारे पास है 3 दिन बाद वही तस्वीर रसिया के पास होगा। अब ये सुनते ही सीनेटर इनको परमिशन दे देता है। लगे हाथ बिल सीनेटर से आर्मी के कुछ सोल्जर की भी डिमांड कर देता है। सीनेटर से परमिशन मिलते ही बिल जेम्स नाम के एक ट्रैकर को भी इस मिशन में शामिल करता है। जेम्स ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर था। जेम्स ने 1972 के एक मिशन के दौरान 12 पायलट्स को एक खतरनाक आइलैंड से ढूंढ निकाला था। इन्हें एक फोटोग्राफर की भी जरूरत थी, जिसकी कमी पूरी करती है मैसन। अब ये सभी एक बड़े से शिप पर सवार होकर चल पड़ते हैं उस आइलैंड की ओर। पर उस आइलैंड के करीब पहुंचते ही इन्हें उस आइलैंड के सामने भयानक बादलों का तूफान नजर आता है। उस भयानक तूफान को देखते ही इस मिशन का फील्ड ऑफिसर विक्टर कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि यहाँ का मौसम काफी खराब है। बिल कहता है, नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शौक से इस शिप पर रह सकते हो क्योंकि हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब बिल कर्नल पैकर्ड से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्मी किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। ये सुनते ही विक्टर कहता है, मैं किसी भी हालत में आर्मी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा। पर बेचारे को सबसे पहले आर्मी हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। अब सभी आर्मी हेलीकॉप्टर्स में बैठकर उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। अंदर में काफी तेज हवाएं और बिजलियां चमक रही थी। मौसम काफी डरावना लग रहा था। पर कुछ देर बाद ही ये लोग उस तूफान से बाहर निकलते हैं और पाते हैं कि वो एक खूबसूरत आइलैंड पर पहुंच गए हैं, जहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है। अब ये सभी उस आइलैंड पर अपना काम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आइलैंड पर जगह जगह सिस्मिक बॉम्ब्स गिराते हैं ताकि जमीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स का पता चल सके। और तभी इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड की जमीन बेशकीमती खनिजों से भरी पड़ी है। ये जानकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। पर तभी एक बड़ा सा पेड़ एक हेलीकॉप्टर से आकर टकराता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हमला किसने किया। और तभी इनकी नजर सामने खड़े एक बहुत बड़े और भयानक कॉन्ग पर जाती है, जो काफी गुस्से में था। सारे हेलीकॉप्टर्स उस कॉन्ग के सामने छोटे छोटे खिलौने जैसे लग रहे थे। अब ये सभी हेलीकॉप्टर उस कॉन्ग पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर कॉन्ग, जो काफी गुस्से में था, वो एक एक करके लगभग सारे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं कर्नल पैकर्ड इस भयानक नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेता है। अब बचे हुए लोग उस आइलैंड पर 2 ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। पहले ग्रुप को लीड करता है जेम्स, वहीं दूसरे ग्रुप को लीड करता है बिल। हम देखते हैं कि कर्नल पैकर्ड बिल के पास आता है और उसे गन पॉइंट पर लेते हुए कहता है, इस आइलैंड के बारे में मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। बिल कहता है, लेटॉन शिप का नाम सुना होगा तुमने, जो शिप लापता हो गई थी। उस पर 1000 लोग सवार थे, पर उसमें से सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। दुनिया वालों को बताया गया कि शिप जंग में डूब गई, पर मैं ही जानता हूँ कि शिप डूबी नहीं थी, बल्कि उस शिप पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। मैं 30 सालों से दुनिया वालों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। इंसानों से पहले इस धरती पर उन्हीं का राज था, और अगर आज हम चुप रहे तो वो ये धरती हमसे वापस ले लेंगे। फिर हमारे लिए इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें घर पहुँचाओ सबूत के साथ, ताकि मैं ये सच्चाई आर्मी वालों को बता सकूं और वो इस आइलैंड पर आकर
इन राक्षसों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। उधर जेम्स अपनी टीम से कहता है कि पास में ही एक नदी है, अगर हम नदी के रास्ते लगातार चलते रहेंगे तो 3 दिन में अपने शिप तक पहुंच जाएंगे। हम आगे बढ़कर किसी तरह उन्हें सिग्नल भेजेंगे। अब ये सभी नदी के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक नदी से एक बहुत बड़ा और भयानक बैल बाहर निकलता है, जो काफी बड़ा था। उस बैल को देखकर ये सभी डर जाते हैं। तभी जेम्स कहता है कोई भी गोली नहीं चलाएगा। वो बैल कुछ देर तक इन्हें देखता रहता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे चलते हुए जेम्स को जंगल के बीच एक खंडहर दिखाई देता है। वो जैसे ही अपनी टीम के साथ उस खंडहर के अंदर जाता है, तभी बहुत सारे आदिवासी अपने हथियार के साथ इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब भी बिना देरी किए अपनी बंदूकें उन पर तान देते हैं। अब इससे पहले कि दोनों तरफ से हमला होता, हैंक नाम का एक आदमी वहां आ जाता है। दरअसल हैंक यूएस आर्मी का एक सोल्जर होता है, जिसकी प्लेन आज से 28 साल पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस आइलैंड पर क्रैश हो गई थी और तब से वो इन्हीं आदिवासियों के साथ यहाँ रह रहा है। अब हैंक इन सभी को आदिवासियों के कबीले लेकर जाता है। वहाँ पर एक शिप होता है। हैंक कहता है ये शिप मेरे आने से 10 साल पहले यहाँ आई थी। अब ये सभी उस शिप के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उन आदिवासियों ने कॉन्ग की बहुत सारी तस्वीरें वहाँ बना रखी है। हैंक बताता है कि ये कॉन्ग है, इन आदिवासियों का देवता और इस आइलैंड का राजा। कॉन्ग बहुत अच्छा है, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। इस पर ये लोग कहते हैं पर इसने तो हम पर हमला किया था। हैंक कहता है अगर तुम किसी के घर में घुसकर बॉम्ब गिराओगे तो वो क्या तुम्हारी पूजा करेगा? हैंक कहता है कि जब मेरा प्लेन इस आइलैंड पर क्रैश हुआ था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, जिसे स्कल क्राउलर ने खा लिया। स्कल क्राउलर इस आइलैंड का सबसे खतरनाक जीव है। वो जमीन के नीचे से आते हैं, इसलिए कॉन्ग उस वक्त काफी भड़का हुआ था, क्योंकि तुम्हारे बॉम्ब गिराने के कारण बहुत सारे स्कल क्राउलर बाहर आ गए थे, जिसे कॉन्ग ने मार डाला। मतलब कि तुम लोग लकी थे कि कॉन्ग उस वक्त वहाँ था, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि वो छिपकलियाँ यानी कि स्कल क्राउलर तुम सबको चुन चुन कर खा जाती। पर ये सारे स्कल क्राउलर तो छोटे हैं, बड़ी वाली तो अब भी सो रही है, जिसने कॉन्ग की पूरी फैमिली को खा लिया। कॉन्ग अपनी तरह का इकलौता जीव बचा है और वो लगातार बढ़ रहा है और उसका बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्ग अगर चला गया तो वो बड़ी वाली छिपकली बाहर आएगी और फिर इस आइलैंड को तबाह कर देगी। अब जेम्स हैंक से कहता है कि हमें अगले 3 दिनों में हमें इस आइलैंड के नॉर्थ साइड तक पहुंचना है, क्योंकि वहां पर हमारा शिप हमारा इंतजार कर रही है। हम उस शिप पर चढ़कर इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। ये सुनकर हैंक कहता है 3 दिन तो क्या, तुम 30 दिन में भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, पैदल तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक बोट है जिसे मैंने प्लेन के मलबे से तैयार किया है, हम उसकी मदद से 3 दिनों में वहाँ पहुँच सकते हैं, पर उसमें थोड़ी और रिपेयरिंग की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में बिल को दिखाया जाता है, जो विक्टर की टीम के साथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी उन सभी पर एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है। ये सभी किसी तरह उस मकड़ी से खुद को बचाते हैं और उसे शूट करके खत्म कर देते हैं। जैक नाम का एक सैनिक जो दोनों टीम से अलग हो चुका था, वो नदी में पानी पीने जाता है और तभी वो देखता है कि कॉन्ग भी उस नदी में पानी पीने आया हुआ है। कॉन्ग उसे नहीं देख पाता, पर जैसे ही कॉन्ग पानी पी रहा होता है तभी एक बड़ा और भयानक ऑक्टोपस कॉन्ग पर हमला कर देता है, पर कॉन्ग उसे कुछ ही मिनटों में मार कर खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जैक जंगल के अंदर जाकर एक सूखी लकड़ी पर बैठ जाता है, पर अचानक जैक को पता चलता है कि वो कोई सूखी लकड़ी नहीं बल्कि उस आइलैंड का एक विशाल क्रिएचर है। पर वो क्रिएचर वहाँ रुकता नहीं, वो भाग जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्कल क्राउलर आ चुका था। और जैसे ही जैक पीछे मुड़ता है, वो स्कल क्राउलर जैक को मार कर खा जाता है। उधर जेम्स हैंक की मदद से अपनी टीम के साथ उस बोट को सही करने में लग जाता है। वहीं मैसन आदिवासियों के द्वारा बनाए गए लकड़ियों के खतरनाक और ऊंची दीवार के उस पार जाती है, क्योंकि उसे वहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। वो जैसे ही वहाँ जाती है, वो देखती है कि एक बड़े से जंगली भैंसे के ऊपर उनका एक प्लेन क्रैश हो गया है, जिस कारण वो काफी दर्द में है। उसे देखकर मैसन जल्दी से उस हेलीकॉप्टर को उस भैंसे के ऊपर से उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उतना भारी हेलीकॉप्टर मैसन से उठने वाला कहाँ था। पर तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है, जो उस भैंसे के ऊपर से हेलीकॉप्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। कॉन्ग को अपने इतने करीब देखकर मैसन काफी डर जाती है, पर कॉन्ग उसे कुछ नहीं कहता, बस गुस्से भरी नजर से उसे देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन ये सभी तैयार किए गए बोट में बैठकर उस आइलैंड के नॉर्थ की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाते ही इनका संपर्क दूसरे ग्रुप यानी कि कर्नल पैकर्ड से होता है और इन्हें पता चलता है कि ये एक दूसरे के आसपास ही है और जल्द ही मिलने वाले हैं। अब ये लोग इस बात की खुशी मनाने लगते हैं, पर तभी अचानक कुछ खतरनाक पक्षी इनकी बोट पर हमला कर देते हैं और विक्टर को उड़ा ले जाते हैं और
इनके सामने ही उसे नोच खाते हैं, पर ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। अब कुछ ही देर बाद दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिल जाते हैं। जेम्स सभी से कहता है कि हमें सिप यानी कि नॉर्थ की ओर जाना है, पर पैकर्ड कहता है नहीं, हमें पहले वेस्ट की ओर जाना होगा क्योंकि वहाँ मेरा एक सोल्जर जैक फंसा हुआ है। दरअसल यहाँ पैकर्ड को नहीं पता होता है कि जैक मारा जा चुका है। पैकर्ड की बात सुनते ही हैंक कहता है नहीं, हम वेस्ट की ओर नहीं जा सकते क्योंकि क्राउलर्स वहीं रहते हैं। इस पर पैकर्ड जेम्स से कहता है कि तुम एक ट्रैकर हो और तुम्हारा काम है खोए हुए लोगों को ढूंढना, तो तुम्हें अपनी ड्यूटी नहीं भूलनी चाहिए। अब ना चाहते हुए भी जेम्स को पैकर्ड की बात माननी पड़ती है और ये लोग चल पड़ते हैं वेस्ट की ओर। कुछ दूर आगे चलते ही इन्हें सामने कंकालों की घाटी नजर आती है। हैंक सभी को बताता है कि ये कंकाल कॉन्ग की फैमिली की है जिसे स्कल क्राउलर ने मार डाला था। अब जैसे ही ये लोग उस कंकाल की घाटी से होते हुए आगे बढ़ते हैं, वो स्कल क्राउलर जिसने जैक को मारा था वो इन सब पर हमला कर देता है। साथ ही वो खतरनाक पक्षी जिसने विक्टर पर हमला किया था वो भी हजारों की संख्या में वहाँ आ जाते हैं। अब वो क्राउलर बिल और कई सैनिकों को अपना निवाला बना लेता है, पर बचे हुए लोग हिम्मत नहीं हारते, वो सारे पक्षियों को मार देते हैं और साथ ही उस स्कल क्राउलर को भी। हैंक पैकर्ड से कहता है कि हमें इसी वक्त इस इलाके को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इलाका स्कल क्राउलर का है, पर पैकर्ड नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मैं जैक को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी जेम्स पैकर्ड को जैक का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये लॉकेट उस स्कल क्राउलर के मुंह से निकला था जिसे हमने अभी मारा है, मतलब कि जैक मारा जा चुका है, इसलिए हमें अब वापस जाना चाहिए। पैकर्ड कहता है मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा जहाँ उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जेम्स कहता है वहाँ ऐसा क्या है जो तुम वहाँ जाना चाहते हो? पैकर्ड कहता है वहाँ बहुत सारे हथियार हैं जिससे मैं उस कॉन्ग को मार डालूंगा क्योंकि उस कॉन्ग ने मेरे बहुत सारे सैनिक मार दिए। हैंक कहता है कॉन्ग ने जैक को नहीं मारा बल्कि उस स्कल क्राउलर ने मारा है। तुम्हारे जितने भी सैनिक कॉन्ग के हाथों मारे गए वो गलती से मारे गए क्योंकि कॉन्ग बस अपने आइलैंड को बचा रहा था। इस पर पैकर्ड कहता है ठीक है, मैं उन सारे स्कल क्राउलर्स को भी मार डालूंगा मगर कॉन्ग को मारने के बाद। हैंक कहता है तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते क्योंकि वो इस आइलैंड का भगवान है, अगर वो नहीं बचा तो ये आइलैंड तबाह हो जाएगा। पर पैकर्ड किसी की भी बात नहीं सुनता, इसलिए जेम्स कहता है ठीक है, मैं बचे हुए लोगों को लेकर सिप तक जाता हूँ और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब पैकर्ड अपने सैनिकों को लेकर उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है और कुछ दूर आगे चलने के बाद ही वो हेलीकॉप्टर इन्हें मिल जाता है। उधर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो बचे हुए लोगों को लेकर सिप की ओर जा रहा होता है, पर उसे रास्ते का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए जेम्स और मैसन अपनी टीम को एक जगह रुकने के लिए कहकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि नदी का रास्ता देख सके। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते इन्हें रात हो जाती है और फाइनली ऊपर जाते ही इन्हें नदी का रास्ता दिख जाता है, पर तभी उनके सामने कॉन्ग आ जाता है। पर यहाँ कॉन्ग को देखकर इन दोनों को समझ आ जाता है कि कॉन्ग इन्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। मैसन जो कॉन्ग से काफी डरती थी वो अब कॉन्ग के नजदीक जाकर उसे प्यार से छूती है जिससे कॉन्ग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग एक शांति प्रिय जीव है। तभी जंगल में एक जगह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल वो ब्लास्ट पैकर्ड ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था ताकि वो कॉन्ग को अपने जाल में फंसा सके। अब कॉन्ग जैसे ही वहाँ जाता है, पैकर्ड के द्वारा लगाए गए आग के संपर्क में आकर वो पूरी तरह से झुलस जाता है। अब पैकर्ड अपने सैनिकों को कॉन्ग के चारों तरफ बॉम्ब बिछाने के लिए कहता है ताकि वो बॉम्ब से कॉन्ग को उड़ाकर मार डाले। पर तभी वहाँ पर जेम्स, मैसन और हैंक आ जाते हैं। जेम्स पैकर्ड को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम कॉन्ग को नहीं मार सकते, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ये सुनते ही पैकर्ड अपने सैनिकों से कहता है कि इन सभी को मार डालो, पर यहाँ खेल पलट जाता है क्योंकि पैकर्ड के सैनिक ही उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि कॉन्ग इनका दुश्मन नहीं है बल्कि वो इस आइलैंड का रक्षक है। ये सब चल ही रहा था कि तभी पानी के अंदर से बहुत बड़ा स्कल क्राउलर बाहर निकलता है जिसने कॉन्ग की फैमिली को मारा था। तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है, वो अपने सामने पैकर्ड को देखता है जिसने बॉम्ब का बटन दबा दिया था। पर तभी कॉन्ग गुस्से से पैकर्ड को अपने हाथ में पकड़कर मसल देता है। इसके बाद कॉन्ग और उस स्कल क्राउलर के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर जेम्स जल्दी से अपने साथियों को वहाँ से लेकर भागता है, पर वो स्कल क्राउलर इनके पीछे पड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो क्राउलर इन पर हमला करता, कॉन्ग एक बड़े से पत्थर से उस क्राउलर पर हमला कर देता है और फिर से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मैसन एक पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़कर फ्लेयर गन चलाती है ताकि शिप पर सिग्नल भेजा जा सके। उधर वो स्कल क्राउलर कॉन्ग को उठाकर एक बड़े से शिप के मलबे की तरफ फेंक देता है और वहाँ कॉन्ग उस शिप के बड़े से जंजीरों से लिपट जाता है। अब इससे पहले कि वो स्कल क्राउलर कॉन्ग को मार डालता, ये लोग अपने
बोट से उस पर गन चलाने लगते हैं। तभी मौका पाकर कॉन्ग उठता है और उस जंजीर के सिरे पर लगे नुकीली प्लेट से उस स्कल क्राउलर पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे वो स्कल क्राउलर जख्मी हो जाता है। इसी अफरा तफरी में मैसन, जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी, वो गलती से नदी में गिर जाती है, पर कॉन्ग समय रहते उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वो स्कल क्राउलर मैसन को खाने के लिए कॉन्ग के हाथ पर हमला करता है, क्योंकि मैसन कॉन्ग के हाथ में ही थी। अब कॉन्ग को यहाँ काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसी हाथ में स्कल क्राउलर की जीभ को लपेटकर उसे बाहर खींच लेता है, जिससे मौके पर ही उस स्कल क्राउलर की मौत हो जाती है। अब कॉन्ग मैसन को नदी के किनारे रख देता है। जेम्स जल्दी से उसके पास आता है और देखता है कि मैसन सही सलामत है। अब कॉन्ग इन सभी को अपने अंदाज में गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये लोग भी शिप में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जेम्स सभी से कहता है, हमारे यहाँ से जाते ही दुनिया वालों को इस आइलैंड के बारे में पता चल जाएगा और फिर वे लोग इस आइलैंड को बर्बाद कर देंगे। इसलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग दुनिया वालों को इस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, ताकि कॉन्ग का ये घर उसका घर ही रहे। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।